नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आपसे लास्ट में बैंकों के प्रकार के बारे में बात की थी। बैंकों के प्रकार में हमने आपको बताया था कि एक होता है अनुसूचित बैंक और दूसरा है हमारा गैर अनुसूचित बैंक। तो ये मुख्यतः बैंक के प्रकार थे। फिर अनुसूचित बैंक के भी क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, जिसमें एक था हमारा घरेलू बैंक, फिर दूसरा था हमारा विदेशी बैंक। घरेलू बैंक और विदेशी बैंक सबके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिर विदेशी बैंक के बारे में हमने आपको बताया था कि 50% शेयर इसमें किसके पास होते हैं, विदेशी नागरिकों के पास होते हैं, जबकि घरेलू बैंक में जो 50% से अधिक के शेयर हैं वो भारतीय नागरिकों एवं भारतीय संस्थाओं के पास होते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि घरेलू बैंक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी बैंक, दूसरा होता है निजी बैंक। हमने इनकी संख्या के बारे में भी बात की। तो आज आइए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपने केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग आरबीआई के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हेडिंग आज की हम लोग लगा लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पूरा नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन एंग समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई। समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई और इसकी स्थापना जिस आधार पर की गई है वो है आपका आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक जब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना के बारे में हो गया, किसकी सिफारिशों पर, हिल्टन एंग समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका जो पहले मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो कोलकाता था। कोलकाता 1935 से लेकर 1937 तक। अब 37 से अब तक इसका मुख्यालय मुंबई है। मुंबई, इसीलिए आप देखते हैं कि मुंबई को जो फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है भारत की, उसमें आरबीआई का भी एक प्रमुख रोल माना जा सकता है। अब इसके गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ साहब। ऑसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। ये 1935 से लेकर 1937 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी ब्रिटिश सरकार से पटी नहीं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करें, पहले भारतीय गवर्नर की, ओवरऑल ये तीसरे गवर्नर हैं आरबीआई के, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर थे श्रीमान सीडी देशमुख साहब। सीडी देशमुख, और ये मामूली आदमी नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान आदमी थे। बात क्लियर हुई आपको। 1918 के आईसीएस, जो आज का आईएएस है, आईसीएस के एग्जाम में इन्होंने पहली रैंक प्राप्त की थी और ये 1950 से 1956 तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, फिनांस मिनिस्टर भी रहे हैं। और इनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता दें कि हिंदी में पहला बजट कब पेश किया गया था। हिंदी में पहला बजट 1955 में इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हिंदी में पहला बजट 1955 में इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके बारे में आपने सुना है। ये उसके संस्थापक थे। एसबीआई को बैंक बनाने वाले भी यही थे। इतने विद्वान आदमी थे और इनका इतना बड़ा योगदान है। अब आइए ध्यान देते हैं और कुछ तथ्यों के बारे में। आरबीआई 1935 से लेकर 1948 तक एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। 1935 से 1948 तक एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था और इसका 1 जनवरी डेट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है छोटी मोटी परीक्षाओं में या किसी भी
अन्य स्टेट पीसीएस में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण क्या है हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। यह भारत का जो आरबीआई है ये भारत का या भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ये केंद्रीय बैंक क्या होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका अर्थात यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है। फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व। और यूके का जो सेंट्रल बैंक है उसे कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। रूस का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ रूस है। जर्मनी का जो आपका ये किसका हो गया, रूस का सेंट्रल बैंक हो गया। और जर्मनी का जो केंद्रीय बैंक है उसे कहा जाता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जर्मनी का यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहा जाता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये कुछ तथ्य हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस देश के सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये केंद्रीय बैंक होता क्या है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं एक छोटी सी कि सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक एक वित्तीय संस्थान है, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ये वित्तीय संस्थान है। बात क्लियर हुई। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको बोला जाता है। किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह के लिए धन और ऋण के उत्पादन और वितरण के ऊपर नियंत्रण एवं विशेषाधिकार इसे प्राप्त होता है। फिर से सुनिएगा, किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह के लिए धन और ऋण के उत्पादन तथा वितरण के ऊपर नियंत्रण एवं विशेषाधिकार प्राप्त होता है। किसको, सेंट्रल बैंक को। एक सेंट्रल बैंक आमतौर पर मौद्रिक नीति की योजनाओं का निर्माण करता है तथा और जो सदस्य बैंक हैं उनके रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक राष्ट्र की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी हमने आपको बता रखा है कीन्स के अर्थशास्त्र में, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय आय और उत्पादन पहले पढ़ा रखा था। अन्य टीचर्स क्या करते हैं कि चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से करते हैं। उनको इससे मतलब नहीं होता है कि बच्चों के हित में कौन सी चीज है, अर्थात पढ़ाने का क्रम कैसे होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर ही पढ़ाते हैं या क्या कारण हो सकता है किसी भी आदमी के पीछे। अब जैसे वहां पे हमने आपको बता दिया कि मौद्रिक नीति क्या है, हाँ हमको आवश्यकता लगेगी तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लूंगा। तो ये चीज होती है, इसीलिए क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये बहुत सोच विचार कर काम करना चाहिए। फिलहाल वापस आते हैं मुद्दे पर। हमने आपसे कहा कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सेंट्रल बैंक राष्ट्र की मौद्रिक नीति और मुद्रा आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है। जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी राष्ट्र का, वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी और मुद्रा आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अब आइए अगली बात ध्यान से देखते हैं, आरबीआई की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की संरचना। आरबीआई के अंतर्गत सभी कार्यों से संबंधित निर्णय केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे केंद्रीय बोर्ड क्या है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। एक एक शब्द का मतलब जो भी आपको समझना है वो सारा समझाया जाएगा, आपको कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं।
तथा केंद्रीय बोर्ड तथा केंद्रीय बोर्ड के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ सामंजस्य अर्थात तालमेल, सामंजस्य बनाए रखने के लिए स्थानीय बोर्ड का प्रावधान किया जाता है। किसका प्रावधान किया जाता है? स्थानीय बोर्ड का प्रावधान किया जाता है। अब यहाँ पे दो शब्द आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, एक तो कौन सा? केंद्रीय बोर्ड, दूसरा ये स्थानीय बोर्ड का प्रावधान किया जाता है। अब वन बाय वन हम लोग पहले इन शब्दों पर ध्यान दे लेते हैं। प्रावधान किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय बोर्ड के बारे में। केंद्रीय बोर्ड क्या है? केंद्रीय बोर्ड रिजर्व बैंक का जो भी कामकाज है, सारा कार्य केंद्रीय बोर्ड द्वारा शासित होता है। किसके द्वारा शासित होता है? केंद्रीय बोर्ड द्वारा शासित होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार भारत सरकार इसका गठन करती है। केंद्रीय बोर्ड का गठन कौन करती है? भारत सरकार इसका गठन करती है। एक्ट के अनुसार इसमें अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं, 21 मेंबर्स हो सकते हैं। इस आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग कितने सदस्य हो सकते हैं? 21 सदस्य हो सकते हैं। इस बोर्ड में अर्थात केंद्रीय बोर्ड में, इस बोर्ड में आरबीआई गवर्नर सहित अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अधिकतम कितने गवर्नर? एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अर्थात 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं या होते हैं, यानी 4 से ज्यादा नहीं होना है किसी भी कीमत पर। केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 निदेशक नामित किए जाते हैं। सरकार जिनको चाहेगी उनको निदेशक बना देगी और वो कितने होंगे? 10 होंगे। केंद्रीय बोर्ड की, नए पेज पे चले जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होती हैं। 6 बैठकें होती हैं तथा एक तिमाही अर्थात क्वार्टर, वो वाला क्वार्टर नहीं समझना है, बता रहे हैं आपको। एक तिमाही क्वार्टर में एक बैठक का होना अनिवार्य है। अब ये सब फैक्चुअल बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। एक बैठक का होना अनिवार्य है। फैक्ट्स हैं भाई, ध्यान रखने पड़ेंगे। तो हमने आपको बताया कि केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होती हैं तथा एक क्वार्टर में एक बैठक का होना अनिवार्य है, यानी हर तिमाही में एक बैठक निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो अब चूंकि एक वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि साल भर में 6 बैठक अगर हो रही है तो हर 2 महीने में औसतन एक बैठकें हो जाएंगी, और नहीं हो पा रही है तो एक तिमाही में निश्चित रूप से एक बैठक का होना अनिवार्य है। किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो एक तिमाही में तो करना ही करना है। अब आइए अगले शब्द पे ध्यान देते हैं। अगला शब्द था हमारा स्थानीय बोर्ड।
उस पर ध्यान देते हैं। स्थानीय बोर्ड, ये क्या चीज होती है, इस पर नजर डालते हैं। स्थानीय बोर्ड, तो स्थानीय बोर्ड वर्तमान में 4 हैं। कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कलकत्ता, जो भी आप कहें, मुंबई को बंबई कह लीजिए, कोलकाता तथा चेन्नई, ये 4 स्थानीय बोर्ड हैं वर्तमान में। स्थानीय बोर्ड विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितों को पूरा करने के लिए, जो विभिन्न हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, उनके हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। तथा आरबीआई द्वारा अपने निर्णयों को लागू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 निदेशक होते हैं। कितने निदेशक? 4 निदेशक होते हैं, अर्थात प्रत्येक में से एक, यानी दिल्ली से एक, मुंबई से एक, कोलकाता से एक, चेन्नई से एक, एवं सरकार द्वारा 2 सदस्य, सरकार द्वारा 2 सदस्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाते हैं। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाते हैं, प्रतिनिधि के रूप में नामित किए जाते हैं। तो ये आरबीआई की संरचना है मित्रों। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आरबीआई के कार्य क्या होते हैं। इस तरीके से हम पूरी जानकारी आरबीआई के बारे में इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद जो चीज रहेगी आरबीआई की संबंधित नीतियां, उनके बारे में अलग से बात की जाएगी अगली क्लास में। तो आज हम लोग आरबीआई के कार्य को देखकर अपनी क्लास का समापन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं आरबीआई के? तो आरबीआई के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। एक जिसको कहा जाता है बैंकिंग से संबंधित कार्य, बैंकिंग से संबंधित कार्य, बैंकिंग से संबंधित, या आप इसे कह सकते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में ये कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के रूप में, एक ही बातें हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप समझ सकते हैं। दूसरा कार्य होता है विकास संबंधी, विकास संबंधी या विकासात्मक कार्य। तो पहले आइए समझ लेते हैं बैंकिंग से संबंधित क्या क्या कार्य हैं। ये हर एक देश के जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं, जो हमारे यहाँ का आरबीआई करेगा, तो अलग अलग कंट्रीज का जो सेंट्रल बैंक होगा वो भी यही कार्य करेगा, विकास संबंधी या विकासात्मक कार्य। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। नंबर 1 हम लोग यही देखते हैं कि जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना है या फिर बैंकिंग से संबंधित कार्य। तो नंबर 1, विभिन्न बैंकों का नियमन करता है, रेगुलेशन, नियमन अर्थात रेगुलेशन। और ये रेगुलेशन किसके आधार पर किया जाता है? तो एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो आरबीआई का एक्ट ही मुझे ध्यान आ गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, जिसके आधार पर ये विभिन्न बैंकों का क्या करता है? रेगुलेशन करता है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम ये है कि नोटों या नए नोटों को जारी करना, नोटों या नए नोटों को जारी करना। कोई अगर नया नोट लाया जा रहा है तो उसे भी जारी करने का काम आरबीआई करता है। नोटों या नए नोटों को जारी करना तथा सिक्कों की धुलाई करना या ढलाई करना। जो भी सिक्के हैं और जो भी करेंसी है उनकी ढलाई की जाती है और नोटों को आरबीआई के जरिए जारी किया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आरबीआई कौन सा नोट जारी नहीं करता है? नंबर 3 इसका कार्य देखते हैं। ये बैंकों का बैंकर अर्थात बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी और बैंक हैं उनका ये गार्जियन होता है, संरक्षण करता है। अब ये संरक्षण कैसे करता है, इसी के अंतर्गत हम कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में
पहला पॉइंट ये है कि बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि, जो भी बैंकों के पास एक्स्ट्रा धनराशि होगी वो किसके पास जमा कर सकते हैं या करते हैं? आरबीआई के पास। बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास संचित कर सकते हैं, आरबीआई के पास संचित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत वो ये है कि आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से ऋण भी ले सकते हैं। बैंक आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से क्या ले सकते हैं? ऋण भी ले सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत। और तीसरा, आरबीआई मौद्रिक विषयों पर बैंकों को परामर्श दे सकता है। आरबीआई क्या काम कर सकता है? आरबीआई मौद्रिक विषयों पर बैंकों को परामर्श दे सकता है। मौद्रिक विषयों पर बैंकों को परामर्श दे सकता है, बैंकों को परामर्श दे सकता है, परामर्श दे सकता है, दे सकता है। अगला पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार आरबीआई से ऋण ले लेगी, बोरोइंग कर लेगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आइए। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग ये कह सकते हैं कि मुद्रा और ऋण पर ये नियंत्रण करता है। अभी हमने आपको पीछे भी बताया, मुद्रा और ऋण पर नियंत्रण करना, ऋण पर नियंत्रण करना। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। मौद्रिक जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। पॉइंट नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 7, विदेशी मुद्रा भंडार पर निगरानी रखना। ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। विदेशी मुद्रा भंडार पर निगरानी रखना, निगरानी रखना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार पर निगरानी कौन रखता है? आईएमएफ रखता है। लेकिन भारत के स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार पर निगरानी कौन रखता है? आरबीआई रखता है। विदेशी मुद्रा भंडार पर निगरानी रखना। 8 नंबर पॉइंट ये है कि वित्तीय क्षेत्र पर रिपोर्ट प्रकाशित करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उसका नाम है रिपोर्ट फॉर करेंसी एंड फाइनेंस, करेंसी एंड फाइनेंस। एक पॉइंट और देख लेते हैं। 9 नंबर पॉइंट के अंतर्गत हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि इसका काम क्या है। तो ये है नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना। अर्थात अगर आप भी भविष्य में बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस प्रदान करना। तो ये तो इसके बैंकिंग से संबंधित कार्य हुए। या केंद्रीय बैंक के रूप में क्या कार्य करता है इसके बारे में हमने चर्चा की। अब आइए देखते हैं विकास संबंधी कार्य क्या है इसके द्वारा जो किए जाते हैं। विकास संबंधी कार्यों को कहाँ गया भाई, बहुत नीचे चले गए। हाँ, यहाँ पे आते हैं। आइए देखते हैं मित्रों। नंबर 1, विकास संबंधी या विकासात्मक कार्य। इसका पॉइंट नंबर 1, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, समावेशन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। अब ये बढ़ावा कैसे देता है? यह कार्य आरबीआई प्राथमिकता क्षेत्र, प्राथमिकता प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध करवा के ये काम करता है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा किसके जरिए दी जाती है? तो प्राथमिकता क्षेत्र होता है। अब प्राथमिकता क्षेत्र में आता क्या क्या है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें हमारा आ जाता है कृषि और एमएसएमई,
SC/ST महिलाएं, ये ऐसा नहीं है कि SC/ST की महिलाएं, कोई भी महिलाएं, दिव्यांग, OBC और जनरल इसमें नहीं शामिल है। कृषि शामिल है, MSME है, SC/ST, SC/ST में पुरुष और महिलाएं दोनों, कुल मिला के महिलाएं हर एक वर्ग की शामिल है। और उसके बाद SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप और पर्यावरण के लिए जो अनुकूल परियोजनाएं आती हैं उनको ये क्या करता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। प्राथमिकता क्षेत्र में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर टू विकास संबंधी कार्य में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। RBI वित्तीय साक्षरता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नंबर 3, बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में खुलवाना। आज तो सारा का सारा पॉइंट्स ही लगभग मैं ही लिखा हूं, तो मेरी ये आदत है, मुझे पहले से लिखकर पढ़ाने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है। अब PPT वगैरह का भी बवाल ही मुझे लगता है। उससे होता क्या है कि जो कमांड है वो खत्म हो जाती है सब्जेक्ट की। अब PPT पे आदत अगर पड़ जाएगी, जिन भी टीचर्स की पड़ गई है, तो अगर PPT होगा ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या, ये भी समस्या है। इसीलिए मैं पहले से लिखता नहीं हूँ, आपके सामने ही, भले मेरा चेहरा आपको ना दिखाई दे, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में लिखा जाता है। फिलहाल बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में खुलवाने में RBI क्या करता है, मदद करता है। और ये जो शाखाएं हैं, ये कुल शाखाओं का 25%, ऐसी गाइडलाइन RBI के द्वारा जारी की गई है। कुल शाखाओं का 25%। इसका मतलब आप समझ गए हैं, नहीं समझ गए हैं? थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए SBI है, अब उसने देश भर में जितनी भी शाखाएं खोल रखी हैं, तो उसका 25% उसको कहाँ खोलना है, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना है। बात क्लियर हो गई? जैसे मान लीजिए कि उसने देश भर में 100 ब्रांचेज अपनी खोल रखी हैं, तो 25% अर्थात 25 शाखाएं ये उसको कहाँ पे खोलनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण एरिया में खोलनी है। बात क्लियर हुई? नंबर 4 के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि बचत प्रवृत्ति सेविंग टेंडेंसी को प्रोत्साहित करना। बचत बहुत जरूरी है। अभी कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि जिन लोगों की सेविंग्स अच्छी थी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए। ओवरऑल पूरी कंट्री भी उतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुई जितना USA में प्रभाव देखा गया या फिर UK में प्रभाव देखा गया। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हमारी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है और वो सब लोग प्योर कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगला पॉइंट नंबर 5, NPA को घटाना। NPA क्या है अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो ये मित्रों RBI के कार्य हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।